अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम लोग जो है वो 9709 का पेपर 5-2 करेंगे, विच इज स्टैटिस्टिक्स पेपर, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 पेपर। पेपर 5 कहलाता है ये, और इसका वेरिएंट 2 हम लोग कर रहे हैं। दैट वाज रिलीज ऑन February March 2023। ऑलराइट, 1 hour 15 मिनट्स का बेटा हमारे पास की ड्यूरेशन है। और लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। इट इज ऑफ 50 मार्क्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पेपर। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैट से ही है। इसमें लिखा हुआ है ईच ईयर द टोटल नंबर ऑफ आवर्स एक्स ऑफ सनशाइन इन किन टू is recorded during the month of June. The results for the last 60 years are summarized in the table. तो 30 से लेकर 60 till 30 till 60 the value, the number of years are 4. 60 till 90 we have the number of years 8. 90 till 110 it is 14. 110 till 140 is 25. 140 till 180 is 7. 180 till 240 is 2. ये हमारे पास एज अ फ्रीक्वेंसी ट्रीट किया जाएगा और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू ट्रीट किया जाएगा। सही है ना। 30 से लेकर 60 आवर्स तक, 30 से लेकर 60 आवर्स तक नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4 नंबर ऑफ ईयर्स है। अब नीचे खैर आपसे वो बोल रहा है ड्रॉ दी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ टू इलस्ट्रेट द डेटा। हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। देखो, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के लिए फर्स्ट वी नीड टू हैव अ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यूज। ठीक है ना। यहां पर ये फ्रीक्वेंसीज हैं, नॉट दी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। सर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फर्स्ट वैल्यू रिमेन द सेम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू होती है वही यहां पर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू होती है। सेकंड वैल्यू बेटा हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट यू ऐड द फर्स्ट टू वैल्यूज व्हिच बिकम्स 4 + 8, so it is 12 over here. Then what is the third value in the cumulative frequency? You add all the three values, all the previous three values, you get the third value of cumulative frequency. But since you know कि 12 बेटा पिछली टू वैल्यूज को ऐड करके ऑलरेडी आ चुका है, तो हम 12 में ही 14 ऐड कर लेंगे एंड वी विल गेट 26 ओवर हियर एज द cumulative frequency. Next, the value, since all the three values, previous value तीन मैंने ऐड कर चुका हूं, उनका आंसर 26 है। इसमें बेटा ये 25 और ऐड करूंगा। I'm going to have the value 51 here. Then फिफ्थ वैल्यू क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की? कि पीछे की तमाम वैल्यूज टिल 7, ये सारी वैल्यूज आप ऐड कर लो। बट सिंस यू नो कि पिछली 4 वैल्यूज का सम 51 है और करंट वैल्यू 7 है, यू विल गेट 58 ओवर हियर। एंड देन द लास्ट वैल्यू इज 2। तो बेटा आप 58 + 2 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60। टोटल सम वही आएगा जो हमारे पास 60 ईयर्स यहां पर लिखा हुआ है। लास्ट वैल्यू वही आएगी जो हमारे पास टोटल सम है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास वैल्यू हो गई। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करना है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ से मुराद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा जिसमें x की वैल्यू बेटा हमारे पास अपर क्लास लिमिट ली जाती है और y की वैल्यू कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है। यानी इफ आई वांट टू प्लॉट दिस ग्राफ, आई वांट टू प्लॉट दिस फर्स्ट वैल्यू, सो आई एम गोइंग टू प्लॉट 60,4, आई एम गोइंग टू प्लॉट 90,12, आई एम गोइंग टू प्लॉट 110,26, I'm going to plot 140,51. I'm going to plot 180,58. And I'm going to plot 240,60. These are the values which I'm going to plot on the graph. अच्छा, ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस नहीं दिया हुआ। ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस नहीं दिया हुआ। सो इट मींस कि आपको वैल्यूज देखते हुए अपना x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करना है। आपकी मिनिमम वैल्यू x की 60 है एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 240। ठीक है ना। आपने 60 और 240 के दरमियान वैल्यूज को प्लॉट करना है। अच्छा, मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर मैंने करा क्या, मैंने वैल्यूज को देखते हुए आई जस्ट हैड दिस लाइन ओवर हियर। मैंने ये वाई एक्सिस बना दिया और ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया। मैंने वाई एक्सिस एक 10 टाइम स्मॉल बॉक्स छोड़ के बनाया। नाउ आई एम गोइंग टू सी इफ आई कैन हैव टिल 240 में इसको यहां तक ड्रॉ कर सकता हूं नहीं कर सकता। मैं इसको चेक कर लेता हूं। किस तरह चेक करूंगा? देखो ये 5 टाइनी स्मॉल बॉक्स 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, ये तो बहुत इजीली बन रहा है हमारे पास।
सही ना? अगर मैं यहां से 30 से लेकर चलूं तो 30 के डिफरेंस से तो बहुत इजीली चल रहा है हमारे पास आराम से वैल्यूज प्लॉट हो जाएंगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 30 के डिफरेंस से अगर ना चलें, मिसाल के तौर पर कोई बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ा और डिफरेंस से चलूं, मिसाल के तौर पर कोई चाहता है मैं 20 के डिफरेंस से चलूं, तो आपको ग्राफ की लोकेशन इसी तरह प्लॉट करनी है कि आपके पास 60 से लेकर आपके पास 240 तक प्लानिंग आपकी आराम से हो जाए। ठीक है जी। तो देखो मैंने यहां पर बेटा थोड़ी सी और गैपिंग को कंप्राइज करा, और वो इस तरह करा कि हर टाइनी स्मॉल बॉक्स, 5 टाइनी स्मॉल बॉक्स के बाद बेटा मैंने 20 लिखा, फिर मैंने 40 लिखा, फिर मैंने 60 लिखा, देन आई गॉट 80, देन आई गॉट 100, देन आई गॉट 120, देन आई गॉट 140, देन आई गॉट 160, देन आई गॉट 180, देन आई गॉट 200, देन 220, और लास्ट वैल्यू बेटा हमारे पास 240 आ गई। इफ समवन बिलीव्स कि यार लास्ट वैल्यू एंड तक नहीं जानी चाहिए, तो इसको पीछे कर ले थोड़ा सा, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है, थोड़ा सा और पीछे कर लें आप, एक 5 टाइनी स्मॉल बॉक्स और पीछे कर लें। बाकी देखो वाई वैल्यूज आर गोइंग टिल 60, 4 टिल 60। तो मैंने इसको इस तरह प्लॉट करा है बेटा कि अगर यहां पर देखो आप, यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, सारी प्लॉटिंग आराम से हो जाएगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है ना? once you got these values once you got these values, now you're going to plot this point 64। तो देखो 60 बेटा हमारे पास कहां पर होगा, दिस इज 60 ओवर हियर, एंड 4 इज गोइंग टू बी 4 टाइनी स्मॉल बॉक्स। देखो मैंने ग्राफ की प्लॉटिंग इस तरह करी हुई है कि अगर आप वाई एक्सिस को देखें तो 1 टाइनी स्मॉल बॉक्स बराबर हो जाएगा बेटा 10 डिवाइड बाय 10। 10 का डिफरेंस है हर 10 स्मॉल बॉक्स के बाद, तो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। और एक्स एक्सिस में बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हर 20 डिवीजन से के दरमियान, हर 20 यूनिट्स के दरमियान बेटा हमारे पास 5 टाइनी स्मॉल बॉक्स हैं, तो एक टाइनी स्मॉल बॉक्स के बराबर हो गया 20 डिवाइड बाय 5, दैट इज 4 यूनिट्स। ये एक्स एक्सिस की बात कर ली। तो हमारे पास देखो 60 के अगेंस्ट 4 था, तो हमने वाई एक्सिस पर ये 1 2 3 4 हो गया, क्रॉस टिक कर लिया हमने। अच्छा उसके बाद देखो बेटा हमारे पास 90 पे 12 है, 90 पे 12 है, सो 90 बेटा हमारे पास क्या होगा, 90 80 और 100 के दरमियान, और 90 पे 12 है, तो आई एम गोइंग टू कम ओवर हियर। ये देखो बेटा हमारे पास बिल्कुल ये 10 के बाद दो स्टेप्स मैंने दो बॉक्स और लिए, आई एम गोइंग टू हैव 12 ओवर हियर, सो इट इज गोइंग टू बी क्रॉस टिक ओवर हियर, इधर नहीं, एक स्टेप ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद देखो बेटा आपसे कह रहा है 110 कॉमा 26, so 110 is again going to be the between 100 and 120, so I'm going to apply 26 over here, so it is going to be 26, यहां तक आ जाएगा 25 की एक स्टेप अपवर्ड। तो देखो बेटा मैंने यहां पर क्रॉस चेक कर लिया। ओके, वी हैव 140 51, वी हैव 140 51, 140 के अगेंस्ट देखो बेटा वी हैव 51 हियर, तो मैंने 140 के अगेंस्ट ये 51 को प्लॉट कर दिया, एंड देन 180 58, 180 अगेंस्ट बेटा 58 को प्लॉट करना है, 180 इज क्लियरली शोन, तो 180 के अगेंस्ट 58, 58 बेटा आपके पास 60 से दो स्टेप नीचे, एंड देन वी हैव 240 पे बेटा हमारे पास 60 होगा, 240 अगेंस्ट 60 हुआ है। Okay, now we are going to join these points with the help of rough and sketching करेंगे थोड़ी सी। दिस इज अगेन अ सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी लेवल में सॉफ्टवेयर की मदद ले ही लेता हूं।
ठीक है जी, आई गॉट दिस वो है। और इस पहले वाले को बेटा हम यहाँ से कर्व को यूं करके ज्वाइन कर लेते हैं 0,0 से। ठीक है जी, आई गॉट दिस ग्राफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे पास बन गया, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम आ गई। नाउ व्हाट डज इट सेज इन द नेक्स्ट पार्ट? In the next part, they are saying use your graph to estimate the 70th percentile of the data. 70th percentile किस तरह निकालते हैं? आपने 70 को डिवाइड बाय 100 करा, मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास 60 थी, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 7 6 42। नाउ ऑन द वैल्यू ऑफ y यू आर गोइंग टू चेक द वैल्यू 42। ऑन द वैल्यू ऑफ y आप 42 जाएंगे और ग्राफ से इंटरसेक्ट करेंगे। अब आप 42 के अगेंस्ट वैल्यू चेक कर लें यहां पर। अब देखो, आपको पता है वन टाइनी स्मॉल बॉक्स यहां पर बेटा 124 यूनिट के बराबर है, हम लोग ने पहले लिख लिया एक्स एक्सिस पर। तो 120 के बाद ये बेसिकली हमारे पास 124 आ रहा है। सो 124, 125, 126 ये आपके पास रफली वैल्यूज आ रही होंगी। तो ये आप एस्टिमेट कर रहे हो वैल्यूज, तो बेटा यहां पर आप 124 मेरे पास आ रही है, 124 आंसर लिख दें। इसका आंसर 126 भी आ सकता है, 125 भी आ सकता है, रफली करीब करीब हमारे पास आंसर निकल कर आ सकते हैं ये। तो 124 इज गोइंग टू बी आंसर है अभी मेरे पास जो आ रहा है अभी। अगेन यहां पर उसने बोला हुआ है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन नंबर ऑफ आवर्स सनशाइन इन कीटूज ड्यूरिंग जून ओवर द लास्ट 60 ईयर्स। हमें निकालना है बेटा, ये मैंने पहले से ऊपर से मैंने बस कॉपी कर लिया है ताकि इट वुड बी इजी फॉर मी टू वर्क। तो यहां पर बेटा मैंने मीन निकालना है, तो वैल्यू मीन निकालने के लिए सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ होता है। द मीन फॉर्मूला इज सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। सो यहां पर बेटा एफ एक्स, एफ की वैल्यू दीज आर दी एफ वैल्यू, दीज आर दी एक्स वैल्यू। सर बट एक्स की वैल्यू तो सर एक होती है, ये तो रेंज की फॉर्म में है। सो वी आर गोइंग टू हैव अ मिड पॉइंट ऑफ 30 एंड 60। तो बेटा आपके पास यहां पर 30 और 60 का मिड पॉइंट लिखेंगे। मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं हम लोग? मिड पॉइंट निकालते हैं बेटा दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। 30 प्लस 60 90, 90 डिवाइड बाय 2 45। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। 60 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, 60 प्लस 90 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, 75 आ गया हमारे पास। 90 प्लस 110 ये हमारे पास 200, 200 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 100 आ गया। बेटा हमारे पास 110 प्लस 140 250 हो जाएगा, 250 डिवाइड बाय 2 125 आ जाएगा। 140 प्लस 180 इज 320, 320 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 160 हो जाएगा। और बेटा 180 प्लस 240 हमारे पास बेटा 420 हो जाएगा, 420 डिवाइड बाय 2 210 हो जाएगा। दीज आर दी एक्स वैल्यूज दैट यू आर गोइंग टू कंसीडर। नाउ जस्ट फाइंड आउट दी एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है आप। एफ एक्स का मतलब है दोनों को वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। तो देखो बेटा मैंने एफ को एक्स में लेकर आया, 45 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज गोइंग टू बी 180। फिर 75 को मल्टीप्लाई बाय 8 करा दैट इज 600। याद रखें ये एक्स की वैल्यू नहीं ले रहा मैं, सही ना। 100 मल्टीप्लाई बाय 14 140, 125 मल्टीप्लाई बाय 25 इट इज गोइंग टू बी 3125, 160 मल्टीप्लाई बाय 7 इट इज गोइंग टू बी 1120, और 210 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज गोइंग टू बी 420। अब बस इन सब का सम लेना है, दैट इज 180 प्लस 600 प्लस 140 प्लस 3125 प्लस 1120 प्लस 420 अपॉन सम ऑफ एफ हमारे पास बेटा 60 है। वंस यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज 180 प्लस 600 प्लस 140 प्लस 3125 प्लस 1120 प्लस 420 डिवाइड बाय 60। सो आपके पास बेटा यहां पर आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, मैं जरा देख लेता हूं पहले से। 180 प्लस 600 प्लस 140, 140 नहीं है ये 114 मतलब है 1400 हो जाएगा। 1400 प्लस 3125 प्लस 1120 प्लस 420 आंसर 68 डिवाइड बाय 60। आंसर आ रहा है, अब सही आ रहा है। आंसर आ रहा है बेटा 114.08 convert into 3 sin figure you will get the answer
114, ये आपके पास बेटा मीन निकल कर आ जाएगा 3 सेम फिगर में। ठीक है जी, आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा ना इसमें एक ट्रिक कर दी गई है, बाकी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है हमारे पास। देखो बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है अलीशा हैज 4 कॉइन्स, अलीशा हैज 4 कॉइन्स, और वन ऑफ दीज कॉइन इज बायस्ड। बायस मतलब अनफेयर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑब्टेनिंग हेड इज 0.6। देखो, एक बायस्ड अनफेयर डाइस है, उधर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड इज 0.6, एंड ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टेल इज 0. या इसको नॉट हेड कह लो, नॉट हेड कह लो ज्यादा बेटर रहेगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये बात। इसको नॉट हेड कह लो, प्रोबेबिलिटी हैविंग टेल और नॉट हेड इज 0.4 हो गया। अदर 3 कॉइन्स आर फेयर, बाकी 3 कॉइन्स फेयर हैं। ये एक ही कॉइन था हमारे पास, बाकी 3 कॉइन है और वो फेयर है। तो फेयर में बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड इज 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉट हेड इज आल्सो 0.5। और इस तरह के बेटा हमारे पास कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स हैं, टोटल 4 कॉइन्स हो गए। अच्छा जी, Alicia throws the 4 coins at the same time. The random variable x denotes the number of heads obtained. Show that the probability of obtaining exactly one head is 0.225. देखो बेटा, आपके पास अब यहां पर कॉइन्स की डिवीजन हुई है, एक फेयर है बाकी 3 अनफेयर है, सॉरी, एक अनफेयर है बाकी 3 फेयर है। तो देखो, एग्जैक्टली एक हेड हो, एग्जैक्टली एक हेड हो, तो भाई वो एक हेड जो है वो फेयर वाले में आया है या अनफेयर वाले में आया है? क्योंकि अगर अनफेयर वाले में आया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और फेयर वाले में आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो हमें ये चीज बहुत जरूरी देखनी है कि किस में हमारे पास हेड आया है। तो हम इस तरह की कंडीशंस बनाएंगे, जैसे लेट से कि वो अनफेयर में हेड आ गया, अनफेयर्ड कॉइन में हेड आ गया, बाकी जो हमारे पास फेयर कॉइन थे उनमें नॉट हेड आ गए, नॉट हेड, नॉट हेड, नॉट हेड। और क्या पता, मुझे तो ये बात का अंदाजा नहीं है ना, तो इसलिए दूसरी कंडीशन भी बनाएंगे। क्या पता जो कॉइन अनफेयर है उसमें हेड नहीं आया, बाकी 3 कॉइन में किसी एक में हेड आ गया, किसी एक में हेड आ गया, ये तो आखिरी वाले में हेड आ गया। अब मसला कुछ ये है कि इस बात को जरा समझिएगा, इसमें इस वाली जो मैंने बात बताई आपको कि अनफेयर में हेड नहीं आया, बाकी जो फेयर कॉइन थे उनमें से किसी एक में हेड आ गया। तो सर क्या पता थर्ड, जो फेयर वाले थे उनमें से थर्ड वाले में हेड ना आया हो, सेकंड वाले में हेड आया हो, क्या पता फर्स्ट वाले में हेड आया हो। तो इसके 3 केसेस बनेंगे, इस केस के भी 3 केस बनेंगे। यानी एक केस ये बनेगा नॉट हेड, ये रेड वाला हम लोग अनफेयर कर लेते हैं, एक केस ये बन जाएगा, और एक केस बेटा हमारे पास इसमें बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने बोला एक काम करते हैं, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि इसके 3 केसेस बन रहे हैं। और वैसे भी आपको पता होगा, वैसे भी मैं आपको एक चीज यहां पर काउंट करवा दूं कि देखो बेटा, इधर ये 3 सेम टाइप के कॉइन है, तो अगर मैं इनकी परमुटेशन देखूंगा तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और उनमें से 2 नॉट हेड हैं, 2 सेम है हमारे पास। देखो, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कितना हो गया हमारे पास? ये 3 हो जाएगा हमारे पास। तो देखो यहां पर बेटा अगर मैं केस बनाऊंगा, हेड, नॉट हेड, नॉट हेड, नॉट हेड, ये फेयर वाले में, अनफेयर वाले में हेड आ गया, और यहां पर अनफेयर वाले में हेड नहीं आया, बाकियों में जो बाकी फेयर थे उनमें किसी एक में हेड आ गया। तो इस तरह के 3 केसेस बनेंगे, 3 केस में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दिया बेटा मैंने, तो इसका आंसर 3 बन रहा है। ये 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों करा मैंने?
ये 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों करा? क्योंकि देखो ये हमारे पास 3 में से किसी एक में आ रहा है, तो तीनों एक जैसे कॉइन है, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, तो बेटा हमारे पास तीनों कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, इसलिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 3 है और 2 एक जैसे आ रहे हैं, नॉट हेड। 3 है, 2 एक जैसे आ रहे हैं, नॉट हेड। 3 है, 2 एक जैसे आ रहे हैं, नॉट हेड। तो जब भी रिपीटिशन हो रही होती है सेम की, तो बेटा हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर रहे होते हैं। तो यहां पर देखो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 सेम रिपीट हो रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर रहा हूं मैं यहां पर। अब मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। हेड, यहां पर रेड वाले की हेड की प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास 0.6 है, और बाकियों में नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.5, 0.5 हो गई है, प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी अनफेयर डाइस में 0.4 है, और बाकियों में हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बेटा वही 0.5, 0.5, और इवन के हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा मैं। अब इस पूरी चीज को मैं कैलकुलेटर में रखूंगा, और देखो बेटा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 3 कर देता हूं मैं इसको कैलकुलेटर में, ये तीनों एक जैसे ही हैं, प्लस 0.4 इंटू 0.5 की पावर यहां पर भी क्यूब कर देता हूं, और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं। देखो आपके पास 9/40 आ रहा आंसर, विच इज 0.225। वही आंसर आ रहा है एग्जैक्टली जो बेटा यहां पर इसने प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। अब मैं इस सवाल की एक्सप्लेनेशन इसलिए क्यों ज्यादा दे रहा था, क्योंकि नीचे पीडी टेबल बनाने के लिए दिया हुआ है। देखो एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी ऊपर से देखो इसने भी कॉपी करी हुई है, उसने बोला एग्जैक्टली 2 हेड्स आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली 2 हेड्स आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब वो 2 हेड्स गौर से देखिएगा, क्या पता वो 2 हेड्स में से एक हेड अनफेयर वाले में से हो, बाकी दूसरा हेड फेयर कॉइन वाले में से हो। तो 3 फेयर कॉइन थे, 2 में नॉट हेड आ गया, एक में हेड आ गया। देखो 2 हेड्स आ गए हमारे पास, लेकिन यहां पर क्योंकि बेटा ये तीनों सेम कॉइन है, तो बेटा इनके लिए मैं यहां पर 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करूंगा, इनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कराऊंगा। फिर केस ये भी हो सकता है, क्या केस हो सकता है कि आपके पास बेटा अनफेयर वाले में हेड नहीं आया, दोनों हेड फेयर वाले में आ गए, और तीसरा हेड नॉट हेड हो गया फेयर वाले में। तो यहां पर भी देखो बेटा हमारे पास 3 फेयर कॉइन वाले हैं, इसलिए बेटा इनकी वजह 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर रहा हूं। यहां पर भी 3 केस बनेंगे। अब मैं यहां पर बेटा इनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करा दूंगा, किस तरह? हेड वाले अनफेयर में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.6, और फेयर में बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, नॉट हेड आने की भी 0.5, नॉट हेड आने की भी 0.5, मतलब है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बेटा हमारे पास 3 हो जाता है, प्लस नॉट हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास 0.4, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, नॉट हेड आने की भी 0.5 और हेड आने की भी 0.5 है, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। इन सबके आंसर्स को निकालूंगा बेटा कैलकुलेटर में, बस चेंजेस करने की जरूरत है। I'll get the answer 0.375, यानी ये आंसर हो गया 0.375। अब 3 हेड्स हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकलेगी भाई? फेयर कॉइन में हेड आ गया, बाकी 2 अनफेयर में हेड आ गया, बाकी 2 फेयर कॉइन में, बाकी 3 फेयर कॉइन में से 2 में हेड आ गया। अब देखो 3 हेड्स आ गए, तो यहां पर बेटा क्योंकि ये तीनों सेम तरह के कॉइन है, तो बेटा 3 केसेस बनेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 एक जैसे थे इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर लिया, प्लस क्या पता बेटा वो हेड, 3 हेड में से एक भी हेड हमारे पास अनफेयर से नहीं आया, तीनों के तीनों बेटा फेयर वाले में से आ गए। तो इसकी कंडीशन कितनी बनेगी? तीनों एक जैसे हैं, हेड 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 3 फैक्टोरियल, और तीनों एक ही है हमारे पास, हेड 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 ही है हमारे पास, तो बेटा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, यानी इसका एक ही केस बनेगा। तो यहां पर देखो बेटा 0.6 इंटू
0.5 0.5 0.5, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 हो गया, नॉट हैड 0.4 हो गया अनफेयर में से, और बेटा ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और बेटा इसको भी 3 से 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी। तो अब देखो बेटा मैं इसमें बस थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। ये देगा 0.275, ये देगा 0.275, ये हमने बेटा फिलअप कर दिया इसका पीडी टेबल यहां पर। ठीक है जी। अब जब ये पीडी टेबल फिलअप कर दिया, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन पार्ट सी। ये पार्ट सी में भी बेटा ये बना हुआ नहीं था टेबल, मैंने ऊपर से कॉपी करा है, सही है ना। मैं बस वैल्यू कॉपी कर रहा हूं, 0.375 ये था और 0.275 ये था, ठीक है ना। अब आपको देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू दे दी यानी मीन दे दिया, वेरिएंस पूछ रहा है। वेरिएंस का फॉर्मूला MF19 में लिखा हुआ होगा बेटा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16। अब देखो एक्स स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई कराना, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये तो 0 हो जाएगा। मैं अभी एक्स स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.225, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.375, 1.5 हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.275, ये हो गया बेटा हमारे पास 2.475, और फिर बेटा 16 मल्टीप्लाई बाय 0.075 हो गया 1.2। इन सबका सम कर लें तो 0 प्लस 0.225 प्लस 1.5 प्लस 2.475 प्लस 1.2, द आंसर इज गोइंग टू बी 5.4। ये 5.4 आ रहा है। अब 5.4 माइनस 2.1 का स्क्वायर, 2.1 ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ था, तो बेटा माइनस 2.1 का स्क्वायर कर देंगे, आपके पास बेटा 0.99 वेरिएंस निकल कर आ रहा है। ठीक है जी, ये आपका आंसर यहां पर फिलअप हो गया। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इट सेज 80% ऑफ द रेजिडेंट्स इन किनावा आर इन फेवर ऑफ लीजर सेंटर बीइंग बिल्ड इन द टाउन। टाउन में लीजर सेंटर बने, उसकी 80% चांसेस हैं बनने के, याद रखें बनने के, कंस्ट्रक्ट होने के। 20 residents of Okinawa are chosen at random and asked in turn whether they are in favor of the leisure center. 20 लोगों का सैंपल लिया गया, 20 लोगों से पूछा गया भाई आप इसके फेवर में हैं कि वो बने ना बने। Find a probability that more than 17 of these residents are in the favor of leisure center. अब देखो ये बेटा हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, हर बंदा अपनी राय देगा, पिछले वाले पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। आपके पास 20 दफा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर वक्त हर बंदे की प्रोबेबिलिटी अपनी है। तो यहां पर बेटा यानी कहने का मकसद है यहां पर प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और वो कांस्टेंट क्या रहेगी, 0.8 रहेगी। यानी यहां पर मैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल कर रहा हूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करूंगा। मैं बोलूंगा बेटा एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह लिखना ज्यादा बेहतर रहता है। एन की वैल्यू हमारे पास 20 है और पी हमारे पास 0.8 है। बाइनोमियल का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा एन सी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स पी की पावर एक्स। तो अगर आपको चाहिए एक्स इज ग्रेटर देन 17, मोर देन 17 ऑफ दीज रेजिडेंट्स आर इन द फेवर, उनकी प्रायोरिटी चाहिए, तो इसका मतलब बेटा आप x इक्वल्स टू 18 पे भी आंसर निकालेंगे, आप x इज इक्वल्स टू 19 पे भी आंसर निकालेंगे, आप x इज इक्वल्स टू 20 पे भी आंसर निकालेंगे, 21 पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम 20 लोगों को डील कर रहे हैं। अच्छा, हमने फॉर्मूला अप्लाई कराया, एन सी एक्स, एन की वैल्यू बेटा 20 हो जाएगी, c और x यहां पर 18 हो जाएगा, q कितना हो जाएगा, देखो अगर p की वैल्यू 0.8 है तो q की वैल्यू बेटा हमारे पास 0.2 हो जाएगी, 1 माइनस 0.8, तो q के लिए 0.2 की पावर 20 माइनस 18 इज 2,
और फिर p की पावर, p कितना हमारे पास 0.8 की पावर 18 हो जाएगा ये, प्लस ठीक है ठीक, अच्छा प्लस आपके पास यहां पर अगेन 20c19, 0.2 की पावर 20 माइनस 19 1 हो गया, और 0.8 की पावर 19 हो गया, प्लस 20c20, 0.2 की पावर 0 हो जाएगा 20 - 2, और 0.8 की पावर बेटा हमारे पास, तो देखो बेटा यहां पर हमारे पास 20c18 है, और ये मैंने x इक्वल टू 18 पे आंसर निकाला, ये मैंने x इक्वल टू 19 पे आंसर निकाला, ये मैंने x इक्वल टू 20 पे आंसर निकाला, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हुए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हुए। तो बेटा अब मैं कैलकुलेटर में बस ये वैल्यूज रखूंगा और आंसर निकालूंगा। 20c18 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 18, सबके आंसर निकालूंगा मैं यहां पर। अच्छा मैं फिर से बता दूं कि हमारे पास ये x टू 18 का आंसर ये आ गया है, x टू 19 का आंसर ये आ गया है, x टू 20 का आंसर ये आ गया है। इन सबको ऐड करा 0.2060 आ गया, और 0.206 हमारे पास हम लोगों ने ऐड करके 3 फिगर में आंसर लिख दिया है। अब हमारे पास पार्ट बी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिफ्थ पर्सन आस्क्ड इज द फर्स्ट पर्सन हु इज नॉट इन द फेवर ऑफ लीजर टाइम, लीजर सेंटर। तो देखो यहां पर जब इसने बोला ना फिफ्थ पर्सन आस्क्ड इज द फर्स्ट पर्सन, तो हमने सोचा ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती तब है बेटा जब आपके पास पहला, आप एक्सपेरिमेंट करे आ रहे हैं और आप रुक गए जब आपके पास आपका सक्सेस क्राइटेरिया मैचअप हो गया। जैसे ही आपका सक्सेस क्राइटेरिया मैचअप हो गया आप रुक गए अपने एक्सपेरिमेंट पर। तो यहां पर उसने बोला कि फिफ्थ पर्सन आस्क्ड इज द फर्स्ट पर्सन, पहला बंदा जो आया वो इज नॉट इन द फेवर ऑफ लीजर सेंटर, वो पांचवा बंदा है। तो आप एक्सपेरिमेंट करे आ रहे थे, जैसे ही पहला बंदा वो आया आपने जो इस फेवर में नहीं है आपने अपना एक्सपेरिमेंट रोक लिया। अब उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, पी एक्स इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो देखो हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 माइनस पी की पावर r-1। आर होता है नंबर ऑफ टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पी होता है उस क्राइटेरिया में, जिस क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हो उसके होने के फेवर में प्रोबेबिलिटी को हम पी कहते हैं। तो अभी जो क्राइटेरिया है वो इज नॉट इन द फेवर ऑफ लेजर सेंटर, लेजर सेंटर के ना होने के लेजर सेंटर ना होने के फेवर में क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा, हमारे पास लेजर सेंटर होने के हक में बेटा जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.8, ना होने के हक में 0.2 है, ना होने के हक में 0.2 है। तो यहां पर बेटा मैं पी की वैल्यू 0.2 लूंगा ना कि 0.8। पी के लिए 0.2, 1 माइनस 0.2 की पावर 5 - 1, आर के लिए नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट, पांचवी दफा में आपका सक्सेस क्राइटेरिया मैच हो गया है, इसलिए 5 दफा आपका एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो 5 - 1 हो गया, ये जगह 0.2, 0.8 की पावर 4। आपने ये आंसर निकालना है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 4, यू विल गेट द आंसर 0.08192। ठीक है जी, ये वो आंसर है कि आपके पास आपके फेवर में नहीं है, सही है ना, और आपने इसको 3 फिगर में कन्वर्ट करा 0.819, नॉट इन द फेवर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था। ठीक है, अब बेटा आपके पास यहां पर उसने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेवंथ पर्सन आस्क्ड इज द सेकंड पर्सन हु इज नॉट इन द फेवर ऑफ लीजर टाइम। सेवंथ बंदा जो है ना वो दूसरा बंदा है जो कि इस फेवर में नहीं है, कि फेवर में नहीं है कि हमारे पास लेजर सेंटर बने। नॉट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इस नॉट की वजह से बेटा मैं पी की वैल्यू इन दोनों सवाल में 0.2 ले रहा हूं और क्यू की वैल्यू 0.8 लूंगा, लेकिन अभी पी से काम निकल जाएगा। अच्छा, तो अब देखो यहां पर हमने करा क्या, देखो हमारे पास फर्स्ट
यहां पर देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। देखो 7 पे तो सक्सेस है, नॉट इन फेवर की सक्सेस है, नॉट इन फेवर में सक्सेस क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो हमारे पास 7 तो सेकंड टाइम में मैच हो जाएगा। तो 7 पे प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं 0.2 में। लेकिन शुरू की 6 पोजीशन पर किसी पर भी बेटा एक दफा सक्सेस क्राइटेरिया हुआ है, क्योंकि 7 पे तो सेकंड टाइम हो रहा है ना हमारे पास सक्सेस क्राइटेरिया। शुरू की 6 पोजीशंस पे तो बेटा हमारे पास शुरू की 6 पोजीशन पे तो सक्सेस क्राइटेरिया मैच हो चुका है किसी एक पर। तो क्या पता वो फर्स्ट पे हुआ हो, तो फर्स्ट पे मैंने 0.2 लिखा, और बाकियों पर 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 लिखा। अब जरा मैं इस बात को समझा दूं आपको। देखो बात क्या है, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट करा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा सक्सेस क्राइटेरिया मैच हो गया कि वो बंदा मिल गया विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ लीजर सेंटर, उसकी प्रायोरिटी 0.2 आ गई। बाकी सेकंड टाइम देखने के चक्कर में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब वो मिल गए जो कि इसके फेवर में है, जो कि इसके फेवर में है, हमारे पास लेजर सेंटर बनाने के फेवर में है। क्योंकि सवाल में नॉट लिखा हुआ है, नॉट इन फेवर ऑफ लेजर टाइम, तो यहां पर सक्सेस क्राइटेरिया की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, और नॉन सक्सेस क्राइटेरिया की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.8 है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस क्राइटेरिया आ गया, फिर बाकी 6 में, बाकी 5 में सक्सेसफुल क्राइटेरिया नहीं मैच हुआ, 7वीं में हो गया। तो पहली में और 7वीं में हमारे पास सक्सेस क्राइटेरिया मैच हो रहा है। सेकंड अटेम्प्ट पर 7% इज आर द सेकंड पर्सन, ये 7th बंदा सेकंड पर्सन है जो कि कह रहा है कि नॉट इन दी फेवर ऑफ लीजर सेंटर। और पहला बंदा कहां पर है, पहला ही फर्स्ट पोजीशन पर ही है वो। अब क्या पता वो सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता था, क्या पता वो थर्ड पोजीशन पे भी हो सकता था, क्या पता वो फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे भी हो सकता था, क्या पता 6 और 7 में दो बंदे होते, वो कहते हैं भाई हम इसके फेवर में नहीं है, तो सेकंड बंदा 7th हो जाता और पहला बंदा 6 हो जाता। क्या पता फिफ्थ और सिक्स में, फिफ्थ और 7 वाले बंदे होते हैं जो कहते हैं हम नॉट इन द फेवर है, तो पहला बंदा 5th पोजीशन पे होता था, दूसरा बंदा 7th में हो जाता, दूसरा बंदा 7th पे हो, ये फिक्स है। तो बेटा इसके फिर हमारे पास 6 केसेस बनेंगे, इस जगह के हमारे पास 6 केसेस बनेंगे। किस तरह, ये देखो 0.8 इंटू 0.2, फिर 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, एक केस ये बन गया। दूसरा फिर हमारे पास केस ये भी बन सकता है, मैं जरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, फिर एंड में आपको बताऊंगा इसका सिर्फ आंसर कितना इजी है। ये देखो, क्या पता थर्ड और 7 पोजीशन पे दो बंदे हो, 7 पे सेकंड बंदा हो, क्या पता हमारे पास फोर्थ और 7th बंदा हो, क्या पता हमारे पास फिफ्थ और 7th बंदा हो, क्या पता बेटा हमारे पास 6 और 7 बंदे हो जो कि नॉट इन दी फेवर हो। तो इन सबके आंसर निकालो, ऐड कर लो। या मैंने बोला यार सबके आंसर एक ही आएंगे, एक ही आएंगे, तो बेटा आपके पास ये 6 केसेस बन रहे हैं, आपने इसी आंसर को 6 से मल्टीप्लाई करा देना है, आपके पास हो जाएगा 0.2 स्क्वायर, 0.2, 0.2, 0.2 स्क्वायर मतलब है 0.8 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 6, आपके पास आंसर आएगा 0.78, सॉरी 0.07864, और इसको 3 सेवन फिगर में कन्वर्ट कर लो, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग, सवाल है द प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये सवाल थोड़ा लंबा है, इस पे ना पहले से हम कुछ डेटा बना लेते हैं, या हम, मैं आपको बताता हूँ कैच कहां से करना है सवाल को। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी गिवन डे इज एक्स, रेन होगी किसी दिन पर, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है। इफ इट इज रेनिंग द प्रोबेबिलिटी दैट एरन वेयर्स अ हैट इज 0.8, इफ इट इज नॉट रेनिंग
the probability that he wears hat is 0.3. Whether it is raining or not, if Aaron wears a hat, the probability that he wears a scarf is 0.4. If he does not wear a hat, the probability that he wears a scarf is 0.1. बहुत बीच में इन्होंने थोड़ा सा complexity बढ़ा दी. The probability that on randomly chosen day it is not raining and Aaron is not wearing a hat or a scarf is 0.36. Find the value of x. X value मालूम करनी है हमें. लेकिन इसने एक इक्वेशन बनाने का क्राइटेरिया बता दिया. इसने बोला इक्वेशन कैसे बनाओगे आप? The probability that on a randomly chosen day it is not raining. भाई रेन होने की probability x है. नॉट रेन की कितनी हो जाएगी? 1 - x हो जाती है. And Aaron is not wearing a hat or a scarf. अब यहां पर देखो, Aaron is not wearing a hat or scarf, इधर और लगा हुआ है. और का मतलब या तो यहां पर इंग्लिश उर्दू में या नहीं है. यहां पर अगर आप पूरे सेंटेंस को अगर आप इसकी सेंस बनाओगे ना तो आपको मिलेगा Aaron is not wearing a hat or a scarf. यानी ना ही वो हैट पहना हुआ है ना ही स्कार्फ पहना हुआ है या पहनी हुई है. तो एरन इज नॉट वेयरिंग अ हैट एंड अ स्कार्फ. यहां पर और से मुराद क्या है कि दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं. ना ही वो हैट, ना ही नॉट वेयरिंग हैट, नॉट वेयरिंग स्कार्फ एज वेल. इसमें ऐसा नहीं है कि स्कार्फ पहना हुआ या हैट नहीं पहना हुआ या हैट पहना हुआ स्कार्फ नहीं पहना हुआ. अगर आप पूरे सेंटेंस की सेंस देखो तो इसका मतलब ये आ रहा है कि बेटा दोनों चीजें ही नहीं पहनी हुई. तो आप नॉट रेन में, रेन जब नहीं हो रही हो, देखो, if it is raining the probability of Aaron wears a hat is 0.8. if it is not raining the probability that he wears a hat is 0.3. अब it's not raining, it is not raining and he wears a hat is 0.3. तो बेटा if it is not raining and he does not wear a hat is 0.7. देखो if it is not raining, रेन नहीं हो रही, उस वक्त हेड पहनने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है. तो रेन नहीं हो रही हो तो उस वक्त हेड ना पहनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.7. 1 - 0.3. फिर आगे देखें, एन अ स्कार्फ. अब वो नॉट वेयर अ स्कार्फ, नॉट वेयरिंग अ स्कार्फ. तो देखो आगे लिखा हुआ है व्हेन इट इज रेनिंग और नॉट. कह रहा रेन हो रही हो या नहीं हो रही हो. If Aaron wears a hat, the probability that he wears a scarf is 0.4. आपके पास स्कार्फ पहनने का ताल्लुक हेड से लगा दिया है. If Aaron wears a hat, if Aaron wears a hat, the probability that he wears a scarf is 0.4. पर हमारे पास कंडीशन क्या है? Not wear a hat. If he does not wear a hat, the probability that he wears a scarf is 0.1. अगर उसने हैट नहीं पहना तो स्कार्फ पहनने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है. अगर उसने हैट नहीं पहना तो स्कार्फ ना पहनने की कितनी हो जाएगी? 0.9. 1 - 0.1. तो देखो बेटा यहां पर इस पूरे को इन्होंने इक्वेट कर दिया, इस पूरी की प्रोबेबिलिटी 0.36 दे दी. यानी इन्होंने दे दिया 1 - x मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.9 is equal to 0.36. Now you're going to have an equation 0.36 divided by 0.7 into 0.9. You will get 4/7. ये दोनों इधर आके डिवाइड हो गए. You got 4/7. तो बेटा 1 - 4/7 you get the value of x and it is 3/7. x की वैल्यू बेटा हमारे पास 3/7 निकल कर आ गई है. यहां तक की बात में बेटा किसी बच्चे को मसला, आपको मसला बेटा कोई? अच्छा अब यहां पर देखो बेटा आपके पास ये मैंने डिटेल में कुछ डिटेलिंग्स बना दी है पहले से ताकि बात समझने में आसानी हो. मार्को हैज 4 बॉक्सेस लेबल KLM. मैं यहां पर जरा सा बॉक्सेस दिखा दूं भाई. 4 बॉक्सेस हैं KLMN.
He places them in a straight line in the order KLM, with K on the left. K सबसे लेफ्ट पर है, इसी ऑर्डर पे इन्होंने रखा हुआ इसको, KLM को. Marco has also 4 colored marbles. One is red, one is green, one is white, and one is yellow. He places a single marble in each box at random. Events A and B are defined as follows: red, green, white, yellow. रेड, ग्रीन, व्हाइट, येलो. ये 4 तरह के मार्बल्स हैं, वो उनको इन बॉक्सेस में रखता है रेंडमली. लेकिन इवेंट है उसे कह रहे हैं द व्हाइट मार्बल इज इन आइदर बॉक्स एल और एम. यानी व्हाइट मार्बल या तो एल, ये व्हाइट मार्बल या तो एल बॉक्स में जाएगा, या ये व्हाइट मार्बल बेटा हमारे पास एम बॉक्स में जाएगा. इन इवेंट्स को बेटा वो क्या कह रहा है? ए इवेंट्स कह रहा है. बाकी जो कहीं भी जाएं, ये जरूरी नहीं कि आर के में जा रहा है या आर के में जा रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा. बाकी ये 3 कहीं भी जाएं, मैं इनको साथ में कर लेता हूं, ये कहीं भी जाएं, इन तीनों में कहीं भी चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन बस व्हाइट वाला एल में जाए या एम में जाए. मैंने एल में जाते हुए भी दिखा दिया, एम में भी जाते हुए दिखा दिया. तो व्हाइट वाला एल में जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास क्या आ रही है? मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकलवाना चाह रहा हूं आपसे. तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 1/4. बाकी तीन में से कहीं भी जाए, 3/3 हो जाएगा ये. इसी तरह व्हाइट वाला एम बॉक्स में जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4. बाकी तीन ऑप्शंस हैं, 3 में किसी में भी चले जाए, प्रोबेबिलिटी 3/3 हो जाएगी. यानी इसका आंसर अगर हम निकालेंगे तो 1/4 + 1/4 ये जाएगा 2/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 2/4, यानी हमारे पास 1/2 आ रही है. ये ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ रही है. हमने ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली. अच्छा, बी इवेंट क्या है? देखो मैंने बी इवेंट यहां पर बनाया हुआ है, ग्रीन को छोड़ देगा. ये मैंने कट कर दिया. देखो क्या कह रहा है, द रेड मार्बल इज टू द लेफ्ट ऑफ बोथ द ग्रीन मार्बल एंड द येलो मार्बल. रेड मार्बल आपके ग्रीन और येलो के लेफ्ट साइड पर हो. ग्रीन मार्बल और येलो मार्बल के लेफ्ट साइड पर हो रेड मार्बल. तो मतलब अगर रेड मार्बल फर्स्ट के पर आ गया, तो येलो ग्रीन एल और एम पे आ सकता है, व्हाइट एन पर आ गया. कंडीशन ये बना दी मैंने. रेड अगर के पर आ गया तो पहले यहां पर येलो आ गया, ये व्हाइट ग्रीन आपस में इंटरचेंज हो जाए, एक कंडीशन ये बन गई. इन दोनों कंडीशन पर बेटा हमारे पास रेड लेफ्ट पर है, येलो और ग्रीन के, येलो और ग्रीन के लेफ्ट पर है. रेड के पर आ गया, ग्रीन मैंने यहां पर रख लिया, येलो मैंने एन पर रख दिया, व्हाइट मैंने एम पर रख दिया. दोनों वही कंडीशन मीट हो रही है, रेड लेफ्ट पर है ग्रीन और येलो के. फिर फोर्थ कंडीशन देखो, रेड के पर ही है, ग्रीन और येलो राइट पर है, व्हाइट एन पर डाल दिया. रेड हमारे पास के पर ही है, ग्रीन और येलो एम और एन पर है, व्हाइट हमारे पास एल पर आ गया. रेड हमारे पास लेफ्ट पर ही है बेटा, ग्रीन और येलो राइट पर एम और एन पर आ गए, और व्हाइट हमारे पास एल पर आ गया. व्हाइट अगर के पर रख दूं, तो देखो रेड मैंने एल पर रखा, एल बॉक्स में डाला, और ग्रीन और येलो मार्बल एम और एन पर प्लेस कर दिए. दोनों देखो रेड के राइट साइड पर है, यानी रेड अभी भी लेफ्ट पर है ग्रीन और येलो के. यहां पर बेटा इन दोनों की पोजीशन चेंज कर ली, व्हाइट को वैसी के पे रखा, मैंने येलो और ग्रीन राइट पे एम और एन पे रख दिया, और रेड को बेटा मैंने एल पे रखा. अगेन येलो और ग्रीन अभी भी रेड के राइट साइड पर है, यानी रेड हमारे पास लेफ्ट साइड पर है येलो और ग्रीन के. ये हमारे पास टोटल 8 इवेंट्स बन रहे हैं. इन्हें कह रहे हैं बी इवेंट्स, इन्हें कह रहे हैं इवेंट बी. ये सारे बी इवेंट्स हैं. तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, आर हमारे पास के पर गया 1/4, वाई हमारे पास येलो हमारे पास एल पर गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी. टोटल में से एक कम हो गया, येलो एक ही है और टोटल बॉक्सेस 3 ही है. सही है ना? इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया. फिर हमारे पास 2 मार्बल्स बचे और 2 बॉक्सेस बचे. लेकिन ग्रीन के एम में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2. और फिर हमारे पास एंड में बचा व्हाइट के एंड में जाने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/1 ही हो जाएगी, एक बॉक्स है और एक ही मार्बल है. ये आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 1/24. इन सब का आंसर यही आएगा.
इसलिए बेटा मैं 1/24 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहा हूं, सबका आंसर ये आएगा। मल्टीप्लाई बाय 8 कर रहा हूं, ये 8 हमारे पास केसेस है। सबका आंसर मल्टीप्लाई करा दिया तो बेटा हमारे पास ये जाएगा 1/3। यानी कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बी इवेंट इस केस में, तो बेटा बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 1/3। अच्छा सर आप ये प्रोबेबिलिटीज क्यों निकाल रहे हैं इनकी? वो इस वजह से, देखो उसने बोला हुआ डिटरमाइन वेदर और नॉट ए एंड बी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। कह रहे बताओ क्या ए और बी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं? तो इंडिपेंडेंस के लिए बेटा हमारे पास जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो बेटा ये हो रहा है 1/6। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है हमारे पास टोटल इवेंट्स कितने होंगे, टोटल इवेंट्स, और उनमें से कॉमन इवेंट्स को हम लोग काउंट कर लेंगे। टोटल इवेंट्स कितने हैं और उनमें से कॉमन इवेंट्स को हम काउंट कर लेंगे। टोटल इवेंट्स कितने बनेंगे? 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस में हम लोग की प्लेसमेंट करनी है, 4 बॉक्सेस में बेटा अरेंजमेंट करनी है। तो पहले बॉक्स में 4 आ सकते हैं, दूसरे में 3, तीसरे में 2 बॉक्सेस की चॉइसेस, चौथे में एक ही चीज रहेगी हमारे पास। तो टोटल हमारे पास अरेंजमेंट, टोटल बॉक्सेस आपस में जहां पर रेड येलो ग्रीन व्हाइट मार्बल जा सकते हैं, टोटल कितने तरीके से जा सकते हैं? तो 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज गोइंग टू बी 24। इनमें से कॉमन इवेंट कौन से हैं? ऊपर इवेंट ए और इवेंट बी में कॉमन इवेंट कौन से हैं? सर देखें, इवेंट ए वो है कि जिसमें एल में व्हाइट मार्बल और एम में भी व्हाइट मार्बल हो, इवेंट ए वो है। बाकी रेड ग्रीन येलो कहीं भी जाएं, लेकिन रेड व्हाइट मार्बल जो है ना बेटा हमारे पास एल बॉक्स में जाएगा और व्हाइट मार्बल एम में जाएगा। मेरा इवेंट बी में भी ऐसे इवेंट्स हैं। तो इवेंट बी में देखो, व्हाइट मार्बल एल में ये रहा, एक ये रहा, 2 इवेंट्स हो गए। और एम में व्हाइट मार्बल देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 इवेंट्स हो गए। तो 4 इवेंट्स ऐसे हैं जो कि ऊपर वाले से कॉमन है। तो इसका मतलब हमारे पास 4 इवेंट्स कॉमन है, इनकी प्रोबेबिलिटी 4, ये 4/24। देखो आंसर 4 1 4, 4 6 24। देखो दोनों क्योंकि बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब बेटा हमारे पास ए एंड बी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ए और बी इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट्स हैं। सही है ना? ए, ये मत देखना यहां पर 2 हैं और यहां पर 4 हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर तो बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, हमने तो सिर्फ 2 इस तरह बनाए हुए हैं कि एल में व्हाइट जा रहा है और एम में व्हाइट जा रहा है। एल में व्हाइट जाने के साथ यहां पर और केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। यहां पर एम में व्हाइट के साथ जाने के साथ 6 केसेस बनेंगे। तो कुल मिला के बेटा हमारे पास 4 इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको कॉमन है। तो बेटा 4 इवेंट्स, एक तो ये रहे, दो दो ये रहे, 4 इवेंट्स हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। इधर 12 इवेंट्स बन रहे थे, 12 में से ये 4 इवेंट्स बेटा हमारे पास कॉमन है, जो मैंने ग्रीन से मार्क करे हुए। उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली 4/24 टोटल में से। और बेटा दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं, 1/6 इंटू इक्वल टू 1/6। ए और बी बेटा हमारे पास यहां पर क्या आ रहे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हो तो इसका मतलब ए और बी हमारे पास क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है जी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ साइक्लिंग इवेंट द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ कोर्स आर मॉडल बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन 62.3 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8.4 है। तो हम तो यहां पर लिखते हैं वेरिएंस। तो यहां पर मैं लिखूंगा 8.4 का स्क्वायर, ये हम लोग ने लाइन लिखनी है। फाइंड आउट दैट रैंडमली चूजन साइक्लिस्ट हैज अ टाइम लेस देन 74। हमें प्रोबेबिलिटी लेस देन 74 की निकालनी है। ये नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, इसको जेड में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। इसको बेटा मैं क्या कर दूंगा? जेड में कन्वर्ट कर दूंगा। जेड में किसना कन्वर्ट करूंगा? वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8.4। तो बेटा मैं कैलकुलेटर में रखूंगा 74
-62.3 divided by 8.4. Answer is 1.3928 है। ये मैंने प्रोबेबिलिटी की जगह लिख दिया, एक सेकेंड। Z इज लेस देन 1.3928 लिखा हुआ है। मैंने पहले 4 डेसिमल प्लेस पे लिखा और फिर 3 में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पास Z की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस पे होती है। 393 लिख दिया मैंने यहां पर। अब मैं अपने टेबल पे गौर करूंगा, अपनी डायग्राम पे गौर करूंगा, कर्व शेप पर, क्योंकि Z पॉजिटिव है और लेस देन पे आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो देखो 0 के बाद मैंने ये Z की वैल्यू लिखी, ये 1.393 यहां पर होगा। ठीक है जी। इसके लेस में शेडिंग करी, ये पूरा पोर्शन एरिया जो शेडेड रीजन है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप टेबल पे जाएंगे, टेबल आपको बेटा लेस देन की प्रोबेबिलिटी भी निकाल के देता है, और टेबल बेटा आपको टेबल एक तो आपको लेस देन की प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है, दूसरा टेबल आपको पॉजिटिव वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है। तो मैं यहां पर बेटा 1.393 को देखूंगा, जेड की वैल्यू। मैं 1.39, मैं जेड के फर्स्ट कॉलम में जाऊंगा, 1.39 और फिर उसके बाद 3, तो 0.917। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.9177 में 0.0005 में ऐड कर लूंगा, तो 7 + 5 12, ये हो गया 8190, 0.9182 हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। मैं यहां पर लिखूंगा बेटा 0.182, तो ये 918 हो गया। ठीक है जी। आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 रैंडमली चूजन साइक्लिस्ट ऑल हैव टाइम बिटवीन 50 to 74 मिनट्स। अच्छा, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज लेस देन 74, x इज ग्रेटर देन 50 की प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी है। दोनों x की फॉर्म में है, नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप पहले इसको बेटा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, यानी जैसे डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 8.4, 74 माइनस 62.3, 8.4, ये z में कन्वर्ट देगा। मैंने x वेरिएबल अब हटा देना, यहां पर z लिख देना। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। अब यहां पर बस को कैलकुलेटर में 50 माइनस 62.3 लिख रहा हूं, यार है माइनस 1.4642, और फिर यहां पर 74 वैल्यू लिख रहा हूं, जगह 1.3928, और इसको बेटा मैं राउंड ऑफ करूंगा 3 डेसिमल प्लेस से 464 हो जाएगा, 1.393 हो जाएगा। तो पुराने वाले ही z की वैल्यू चल रही है, और नेगेटिव वैल्यू बेटा यहां पर कहीं -1.464। ठीक है जी, ये शेड रीजन है हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको पता है, जब भी आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आता है, तो बेटा आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू है। तो आपके पास जब भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आए, तो फाई का मतलब होता है लेस देन पॉजिटिव वैल्यू, z इज लेस देन 1.393 पर प्रोबेबिलिटी निकालें, उसमें आप माइनस करा दें -1.464 की वैल्यू, यानी इस पोर्शन की वैल्यू इससे लेस देन की वैल्यू माइनस करवा दें। अब सर ये तो मैं माइनस करवा ही नहीं सकता, कैलकुलेटर में हमारे पास जो z टेबल है उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, वो नेगेटिव वैल्यू पर आंसर नहीं देता।
तो हम इस वैल्यू का एक सिमेट्रिकल केस बनाते थे। सिमेट्रिकल केस क्या बनाते थे? जो हमारे पास ये -1.464 है ना, इसका सिमेट्रिकल केस बनाते हैं। सिर्फ 1.64 का मैं सिमेट्रिकल केस बना रहा हूं यहां पर, कि हमारे पास बेटा ये वैल्यू हो जाएगी 1.464। आपको इसके अपर की वैल्यू चाहिए, आपको ये चाहिए ना, यही इसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हम 1 - 5 ऑफ 1.464 कर लेते हैं। हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से लेस देन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो इसकी आ जाएगी, इसकी आ गई तो बेटा इसकी आ गई। तो अगर मैं इसको यहां पर प्लेसमेंट करूं, 1 - 3 1.5 1.393 माइनस 1 - 5 ऑफ 1.464, तो बेटा मेरे पास आंसर आएगा 5 ऑफ 1.393 -1 प्लस 5 ऑफ 1.464 -1। अब 5 ऑफ 1.193 1.393 बेटा हम लोग निकाल 182 1.464 पे आंसर निकालूंगा। 1.464 पे आंसर मैं टेबल पे गया, 1.464, ये हो जाएगा 0.92 9279। इसमें बेटा हम 0.0006 ऐड कर लेंगे, यू गेट 15 हेयर, 0.9285 बन रहा है। तो हम बेटा यहां पर लिखेंगे 0.9285 -1, इसमें ऐड करेंगे और यहां से निकालेंगे। मैंने आंसर आ रहा है 0.846, ये आंसर है 0.8467, और इसको लिखेंगे 0.8473 फिगर में आंसर लिख लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर हो गया। बस आखिरी हम लोग ये इसका ये देख लेते हैं, एस्टिमेशन का सवाल। कह रहे हैं इन डिफरेंट साइक्लिंग इवेंट्स द टाइम्स कैन आल्सो बी मॉडल्ड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 23% ऑफ द साइक्लिस्ट हैव टाइम लेस देन 36 मिनट्स। ये इसने प्रोबेबिलिटी दे दी कि आपके पास x इज लेस देन 36 इज 0.23 है, और x इज एंड 10% ऑफ द साइक्लिस्ट हैव टाइम ग्रेटर देन 54 मिनट्स। 10% ऑफ द साइक्लिस्ट की टाइम कितना है? ग्रेटर देन 54 मिनट्स। x इज ग्रेटर देन 54 मिनट्स कितना है? 0.1। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो यहां पर इस बात को जरा समझो, जब x इज लेस देन 36 है तो प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है, लेस देन पर प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है। तो बेटा ये केस बनेगा, ये वाला ये केस बनेगा हमारे पास कि आपकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम भी है और लेस देन पर है। लेस देन का मतलब है लेफ्ट साइड शेडिंग। तो हमारे पास बेटा अभी के लिए अगर मैं बोलूं कि इस केस के लिए जो हमारा फर्स्ट केस बना है, इसकी बेल शेप डायग्राम ऐसी बनेगी, 0.23 ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो आपने बोला यार ये फिर यहां पर z की वैल्यू होगी। अगर मैं इस x को z में कन्वर्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, z 36 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो दोनों नहीं पता, ये z की वैल्यू है 0.23 के बराबर है। तो मैंने बोला यार ये तो z की वैल्यू इतना मुझे पता है, इधर जो z की वैल्यू वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट साइड पर आ रही है। अब 0.23 के अगेंस्ट मैं z की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्योंकि ग्राफ जो टेबल है उसमें 0.5 से कम प्रोबेबिलिटी गिवन ही नहीं है। तो मैंने करा क्या, मैंने इसका सिमेट्रिकल केस बनाया है। ये देखो, मैंने बोला भाई देखें, जो z की वैल्यू यहां पर है वो z की वैल्यू यहां पर बना दें। ये 0.23 है तो ये 1 - 0.23 कर लें।
ये कितना देगा 1 माइनस 0.23 इट्स गोइंग टू बी 0.77। आप 0.77 प्रोबेबिलिटी पर z की वैल्यू निकाल लें, तो 0.77 पर z की प्रोबेबिलिटी 0.77, हम ग्राफ में 0.77 को फाइंड आउट करेंगे। हम लोग गए 0.77 ये लिखा हुआ, 0.7673 ये लिखा हुआ। आप देखो ये भी करीब करीब लग रहा है 77 के, लेकिन 0.7673 में अगर बेटा आप 27 ऐड कर लो ना तो 0.77 बन जाएगा 7673 में। ये देखो 0.7673 में 0.0027 ऐड करा, ये उनके 0.77। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है, नियरेस्ट वाला चक्कर ही नहीं है यहां पर। तो 0.739 हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, 0.739। लेकिन एक्चुअल में z की वैल्यू नेगेटिव में -0.739। अब आपके पास जो z की वैल्यू थी वो क्या थी, इसको मैं जरा नीचे कर लेता हूं। आपके पास बेटा z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू है बेटा हमारे पास 36 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इसको लिखोगे -0.739 इज इक्वल टू 36 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आप ये लिख दोगे, या यूं लिख दो -0.739 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 36 माइनस मीन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड केस में आपके पास बेटा x इज ग्रेटर देन 54 दिया हुआ है और 0.1 प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यानी राइट साइड शेडिंग है और 0.1 प्रोबेबिलिटी है, यानी ये 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। हमने बोला इसका आंसर मैं नहीं निकाल सकता, मैं लेस देन की प्रोबेबिलिटी निकालो 0.9, 0.9 के अगेंस्ट में z की वैल्यू निकाल सकता हूं और z यहां पर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो ग्रेटर देन पर प्रोबेबिलिटी 0.5 से छोटी है, तो मेरा z, मैंने x की वैल्यू यहां लोकेट करूंगा और मेरा z भी यहीं लोकेट होगा आफ्टर द मीन वैल्यू, आफ्टर द जीरो वैल्यू। तो z यहां पर बेटा हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक तो ग्रेटर देन दिया हुआ 0.1 प्रोबेबिलिटी है। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी होती और ग्रेटर देन दिया हुआ होता तो हमारे पास ग्राफ में ये बन रहा होता यहां पर, फिर हम लोग राइट साइड शेडिंग यूं पूरी कर रहे होते, 0.5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि 0.5 से छोटी प्रोबेबिलिटी है विच इज 0.1, तो बेटा हमारे पास राइट साइड, हमारे पास ये लाइन बनी, z की लिए राइट साइड बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, और ये 0.1 प्रोबेबिलिटी है, हमने 0.9 पर आंसर निकालना है। मैं टेबल पे जाऊंगा, 0.9 नीचे प्रोबेबिलिटी लिखी हुई होती है 1.282, ये स्टैंडर्ड, ये कुछ मशहूर जमाना फेमस वैल्यूज हैं। 1.282 बेटा यहां पर 1.282 z की वैल्यू आ गई। तो z की वैल्यू बेटा आपने किस तरह निकाली थी, z की वैल्यू हमने निकाली थी z इज ग्रेटर देन वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू 0.1। तो z की वैल्यू बेटा हमारे पास है 54 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने लेस देन से निकाल लिया इसका काम, 0.9 प्रोबेबिलिटी से निकाल लिया, और z की वैल्यू बेटा हमारे पास 1.282 है। 54 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.282 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 54 माइनस मीन हो गया। Now you have the second equation here. जब आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, बस अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैं बस इसी पेज को वर्किंग कर लेता हूं, आप एलिमिनेशन मेथड कर लेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। अच्छा, आप इन दोनों वैल्यूज को बेटा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, दोनों इक्वेशन को, तो म्यू एंड म्यू कैंसिल हो जाएगा। -0.739 सिग्मा माइनस 1.282 सिग्मा इज गोइंग टू बी -2.021 एंड 36 माइनस 54 इज -18। तो बेटा सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 18 डिवाइड बाय, आंसर आ रहा है बेटा 8.906, यानी हमारे पास 8.91 हमारे पास सिग्मा आ गया। Once you got the value of sigma, you are going to find out the value of mu. Mu first equation, second equation किसी में भी पुट कर लें आप, you will get the answer -0.739 sigma
36 माइनस म्यू माइनस 0.739, सिग्मा की वैल्यू 8.91, 36 माइनस म्यू रखा, म्यू की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी और आंसर इज गोइंग टू बी 42, म्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा 42.58, यानी 42.6 इज गोइंग टू बी योर म्यू ओवर हियर। देखें बेटा सवाल में लिखा हुआ क्या है, इन पार्ट इट सेज फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड डिलीवर्ड in which the three E's are together and the two D's are not next to each other, are not next to each other। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा कैटेगराइज फॉर्म में डिलीवर्ड वर्ड को लिखूं तो डी यहां पर बेटा हमारे पास 2 दफा है, ई यहां पर बेटा हमारे पास 3 दफा है, टोटल हो गए 5 लेटर्स, और फिर एल आई वी आर, ये हो गए 9 लेटर्स, सही ना। ये हमारे पास बाकी के लेटर्स आ गए, हमने इनको अरेंज करके कैटेगराइज करके एक साथ लिख लिया। अच्छा जी, अब हमने करा क्या कि उसने बोला हुआ है फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 9 लेटर्स इन विच द 3 ईज आर टुगेदर, मैंने 3 ईज को टुगेदर रख दिया और इनको एक यूनिट बना लिया ताकि ये हमेशा जब भी परमुटेशन हो रही हो, जब भी अरेंजमेंट हो रही हो, तो एक साथ ही रहेंगे। और मैंने अभी डी को नहीं कुछ करा, मैंने एल आई वी आर को सेपरेटली लिख लिया। अगर बेटा मैं इसके अभी सिर्फ डी को अगर मैं छोड़ दूं, अब मैंने इस कंडीशन पर जो भी मैंने लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कितनी अरेंजमेंट हो जाएंगी, तो देखो मैं ई को एज अ 1 यूनिट ले रहा हूं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो टोटल परमुटेशन होगी 5 फैक्टोरियल। टोटल परमुटेशन क्या होगी? 5 फैक्टोरियल हो जाएगी हमारे पास। तो ये 5 फैक्टोरियल बेटा अभी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है इन 5 की अरेंजमेंट। क्यों सर इन 5 की अरेंजमेंट? क्योंकि आपने तीनों ईस को साथ में कर लिया, एक यूनिट बना लिया, तो ये टोटल 5 यूनिट बन गए, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये जो भी अरेंजमेंट होगी इसमें तीनों ईस साथ में होंगे। लेकिन सर अभी आपने डी को तो एकोमोडेट करा ही नहीं इसमें, तो अब हम डी को एकोमोडेट करते हैं यहां पर कि डी के साथ क्या मामला रखना है। उसने बोला द टू डीज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि डीज के लिए बेटा हमारे पास अगर मैं कोई स्पेस बनाऊं भी यहां पर, इनको जरा अभी मिटा देता हूं, अगर डी के लिए मैं बताऊं कि डी की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, डी कैन बी एट दिस पोजीशन, इसे कहते हैं स्पेस मेथड, कि आपके पास डी इस पोजीशन में भी हो सकता है, इस पे 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 भी हो सकता है। देयर आर 6 पोजीशंस जहां पर अगर हम डी को लोकेट करें तो ये दोनों डीज कभी भी साथ में नहीं होंगे। तो मेरे पास यहां पर 6 ऑप्शंस हैं, तो मैं लिख रहा हूं 6p2, 6 ऑप्शंस हैं और मैं यहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स को पिक कर रहा हूं, 6 ऑप्शंस में 2 ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6p2, इनकी परमुटेशन हो जाएगी। इन दोनों डीज की परमुटेशन क्या है? 6p2, कि इनकी ये 6 जगह हैं, 6 ऑप्शंस हैं इन जगहों के लिए जहां पर बेटा हमारे पास डी लोकेट हो सकते हैं। और फिर यहां पर बेटा मैं डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी कर रहा हूं, क्योंकि दोनों डीज आइडेंटिकल हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर रहा हूं। अच्छा, इस 5 फैक्टोरियल में मैंने जहां पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिए थे, इसमें तीनों ईस एक जैसे थे, यहां पर मैंने डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल नहीं कर रहा था। क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटा मैंने यहां पर तीनों ईस को एक ही यूनिट बना दिया, ये तीनों अलग अलग यूनिट नहीं है। तो बेटा यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेटर में आंसर निकालेंगे तो बेटा आपके पास आंसर निकलकर आ जाएगा कुछ इस तरह। आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 6p2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इट इज गोइंग टू बी 1800। ये बेटा आपके पास आंसर निकलकर आ गया। अब मैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर पूछ रहे हैं, कोई परमुटेशन नहीं पूछ रहा आपसे बेटा पार्ट बी में। पार्ट बी में आपसे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी, द वर्ड इज प्रोबेबिलिटी।
देखो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालती है तो बेटा हम नीचे टोटल इवेंट्स लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो यहां पर बेटा बोल रहा है फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूज एन अरेंजमेंट ऑफ द 9 लेटर्स in the word delivered has exactly 4 letters between the two D's. Randomly chosen arrangement, आप अरेंजमेंट चूज कर रहे हो किन में से? 9 लेटर्स में से, डिलीवर्ड में से, हैज एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन द टू डीज। आप वो वाली अरेंजमेंट चूज कर रहे हो जिनमें एग्जैक्टली 4 लेटर्स हैं बिटवीन टू डीज। देखो 9 लेटर्स हैं हमारे पास, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप वो परमिटेशन चूज कर रहे हो, वो अरेंजमेंट चूज कर रहे हो कि दो डीज के दरमियान 9 हमारे पास 4 लेटर्स हैं दो डीज के दरमियान। मैंने एक काम करो, पहले टोटल अरेंजमेंट देख लो कितनी हो सकती है, क्योंकि नीचे आप टोटल अरेंजमेंट लिख रहे होगे। तो सर ये टोटल अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी? बेटा टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगी 9 फैक्टोरियल, और क्योंकि डी 2 दफा आ रहा है और हमारे पास ई 3 दफा आ रहा है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये टोटल अरेंजमेंट है हमारे पास। दिस इज टोटल अरेंजमेंट। टोटल आउटकम्स, टोटल अरेंजमेंट के आउटकम्स ये निकल कर आ रहे हैं। आप कुछ नहीं करोगे, पहले इसका आंसर निकालो। देखो मैं पहले इसका आंसर निकाल रहा हूं। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये देगा 30240। अभी मैंने सिर्फ इसका आंसर निकाला हुआ। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आ रही है? इनमें से फेवरेबल अरेंजमेंट कौन सी है? फेवरेबल अरेंजमेंट वो है जिनमें एग्जैक्टली 4 लेटर्स हैं बिटवीन टू डीज। एग्जैक्टली 4 लेटर्स हैं बिटवीन टू डीज। अच्छा वो 4 लेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बेटा आपके पास ईज है, यहां पर 3 तो ई है, एल आई वी आर। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिखेंगे यार, अभी जो मैंने केस आपके सामने बनाया हुआ है जिसमें दो डीज के दरमियान 4 लेटर्स हैं, अभी इनकी परमुटेशन हो जाएगी 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। क्योंकि 3 ईज यहां पर मौजूद हैं, आइडेंटिकल ईज मौजूद हैं। अब मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं बेटा, इस तरह के और भी केसेस बनेंगे, सिर्फ एक केस नहीं बनेगा, और भी केसेस बनेंगे। सर कौन से और केसेस बनेंगे, आए मैं आपको दिखाता हूं। देखो एक केस यूं बन जाएगा कि दो डीज यहां पर मौजूद होंगे, तब भी यही आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर आपके पास केस ये भी बन सकता है कि दो डीज हमारे पास बेटा इस तरह अरेंज हो, तब भी बेटा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। कब? जब दो डीज यूं अरेंज हो। और एक और भी केस हो सकता है जब दो डीज बेटा हमारे पास यूं अरेंज हो। और कोई केस नहीं बन रहा। तो इस तरह के 4 केसेस बन रहे हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 केसेस बन रहे हैं। तो अगर बेटा मैं यहां पर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करूं, डिवाइड बाय टोटल अरेंजमेंट 30240, तो बेटा ये हमें
प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देगा, फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स में हमारे पास कितना आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और नीचे में लिख रहा हूं बेटा 30240। आंसर इज, हमारे पास यहां पर बेटा अगर आप इसको डिवाइड कराते हो, योर आंसर इज गोइंग टू बी 1/9। ये आपका आंसर है। आई होप यहां तक की बात में कोई मसला नहीं होगा। मैं पूरे केस बना के दिखा दिया आपको। अब बेटा यहां पर आपके पास केस, जी भाई, तो सर यहां पर मैंने दो वर्ड्स फिक्स कर लिए, तो ये दो वर्ड्स की तो परमुटेशन हो ही नहीं रही। अच्छा, अगर आप कहते हो सर अगर करें आप, तो देखो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और दोनों सेम है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर लें आप, तो अब भी आंसर 1 आएगा। यहां पर इन दोनों सही से की परमुटेशन करेंगे, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तब भी 1 आंसर आएगा। यहां पर भी वही होगा। हाँ, अगर दोनों डिफरेंट होते, ये ए होता और ये एस होता मिसाल के तौर पर, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई जरूर करवाता फिर मैं, फिर ये भी सही जरूर है। करता मैं। और सर एक और होता जो यानी पिछले पेज में आपने वो करा था, क्या बोलते हैं, 3 ई को आपने एक यूनिट बना दिया था, हाँ, वो क्यों करा था आपने? क्योंकि उसने बोला हुआ था कि 3 ईज आर टुगेदर। अच्छा, तो आपने इसको एक यूनिट बना दिया। एग्जैक्टली। तो अभी भी जब भी वो सही सही परमुटेशन में इस्तेमाल होंगे तो हमेशा साथ में ही होंगे वो। सही। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब इसमें सिलेक्शन की बात हो रही है। 5 letters are selected from 9 letters in the word delivered। तो आपके पास बेटा, अगर मैं थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करूं, तो हमारे पास डी, ई और अदर्स हैं। हमने 3 कैटेगरी बनाई है। डी कितने हैं सर? डी है हमारे पास 3, 2 हैं। ई हमारे पास 3 है और बाकी हो गए 5, टोटल होगा 9। अच्छा, उसने आप 5 लेटर सेलेक्ट करें, मुझे 5 की सिलेक्शन चाहिए। मेरा ठीक है। फाइनल नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन इफ द 5 लेटर्स इंक्लूड एटलीस्ट 1 डी, कम से कम एक डी तो लाजमी हो, एंड एटलीस्ट 1 ई, कम से कम एक ई लाजमी हो। यानी एक केस तो मैंने ऐसे बना लिया, 1 डी 1 ई बाकी 3 अदर्स, टोटल 5 हो गई है। टोटल सिलेक्शन कितनी हो गई? 5 हो गई। अभी मैंने सिलेक्शन करी नहीं है, अभी सिर्फ मैं आपको केस बना रहा हूं, ये देखो। अच्छा, क्या मेरे पास 2 डीज हो सकते हैं? हाँ, एक ई के साथ 2 डी, 2 अदर्स हो गए, ये भी 5 की सिलेक्शन हो गई, टोटल 5 सेलेक्ट हो गए। क्या मेरे पास 3 डीज हो सकते हैं? नहीं सर, डी तो है ही 2। अच्छा चलो वापस से, अगर मैं एक डी के साथ 2 ई कर लूं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, एटलीस्ट 1 ई का मतलब है एक या एक से ज्यादा ई हो सकते हैं, टोटल 5 ये भी हो गए। अगर मैं 1 डी के साथ 3 ई कर लूं, बिल्कुल हो सकता है। सर ये 6 हो अदर्स, गए। अदर्स में से एक ले लिया मैंने। बोलिएगा बेटा। सर ये 6 हो गए, 1 2 3 6 हो गए ना? थर्ड अच्छा यहां वन। पर, हाँ सॉरी, यहां पर मैं 2 लूंगा। अच्छा, अगर मैं 2 डी के साथ 1 ई तो ले चुका हूं, मैं 2 ईज ले लूं और एक अदर्स में से ले लूं, ये भी टोटल 5 हो जाएंगे। 2 डी के साथ 3 ईज ले लूंगा, 0 अदर्स हो जाएंगे बेटा, तब भी ये 5 केस हो जाएंगे, 5 सिलेक्शन हो जाएंगे। ये हमने अभी केसेस बना लिए बस। अब मैं यहां पर बेटा इनकी कॉम्बिनेशन की सिलेक्शन लिख रहा हूं, किस तरह सिलेक्ट होंगे। अच्छा, बस यहां पर एक करेक्शन है कि यहां पर 4 अदर्स हैं, तो ये जरा क्लियर कर लेते हैं। जब मैं 2 डीज हैं यहां पर, उनमें से एक डी सेलेक्ट कर रहा हूं, तो असूलन तो यहां पर बेटा 2C1 होना चाहिए, लेकिन मैं 2C1 नहीं लिख रहा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1। क्यों? क्योंकि दोनों डीज एग्जैक्टली सेम है, कोई सा भी डी आ जाए बेटा, वो काउंट एक ही कहलाएगा। मैं यहां पर 3C1 नहीं लिख रहा, मैं यहां पर 1 लिख रहा हूं, क्योंकि तीनों ईज एग्जैक्टली सेम है, कोई सा भी आ जाए वो काउंट एक ही कहलाएगा, वो डिफरेंट काउंट नहीं कहलाएगा, वो डिफरेंट सिलेक्शन नहीं कहलाएगी। लेकिन यहां पर देखो 4 डिफरेंट अदर्स हैं, अदर लेटर LI VR, 4 में से कोई एक 3 आएंगे, 4C3 यहां पर काउंट करेंगे हम लोग इसको। अगेन यहां पर भी बेटा हमारे पास 2 डी सेलेक्ट करने, भाई दोनों डी में से दोनों डी आ जाए वो एक ही काउंट करेंगे, वो हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शन नहीं काउंट होगी।
वो उसको भी मैं 1 लिख रहा हूं, 2C2 नहीं लिख रहा। मैं 3C1 लिख रहा हूं इसको, लेकिन सर 3C1 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेटा तीनों इस एक जैसे हैं। तो इन 3C1 का मतलब है 3 डिफरेंट काउंट्स नहीं कहलाएंगी, ये एक ही काउंट कहलाएगी बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा। और अदर्स में से बेटा 4C2 लिखा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर 4C2 लिखा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4C1 लिखा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4C1 लिखा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4C0 लिखा। क्योंकि जब हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, उनकी सिलेक्शन आप कितने भी 4C1, 4C2, 2C2, 2C3 कर लो, 2C1 कर लो, उनकी काउंट एक ही कहलाती है हमेशा। तो बेटा मैं यहां पर कैलकुलेटर में इसका आंसर निकाल रहा हूं। ये हमारे पास बेटा इसकी 25 सिलेक्शंस आ रही हैं। देयर आर 25 वेज कि जिनमें बेटा ये 5 लेटर्स आपस में मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, जिसमें एटलीस्ट 1 D और 1 E हो। ठीक है भाई।